आज के आपके करंट अफेयर्स 11 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है कुंदनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। कुंदनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपके तमिलनाडु की स्टेट में लोकेटेड है और ये इंडिया और सोवियत यूनियन और बाद में जो रशिया रह गया है उनकी पार्टनरशिप में बना है। ठीक है, कुंदनकुल्लम के लिए जो टेक्नोलॉजी दी है वो आपकी सोवियत यूनियन ने प्रॉमिस की थी, रशिया ने डिलीवर की। ठीक है, ये काफी लेट जाके बना। इसका ओरिजिनली एग्रीमेंट तो 1988 में साइन हो गया था, पर आपके 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, इस कारण ये उस टाइम बन नहीं पाया। उस टाइम के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और सोवियत यूनियन के जो हेड थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया था कि सोवियत यूनियन इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करने के लिए प्लांट लगाएगी, इसकी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगी। पहले कुछ और भी अड़चने आती रही, जैसे कि देखो, एक तो सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, दूसरा आपका यूएसए अपोज कर रहा था इस डील को। यूएसए क्यों अपोज कर रहा था? एक तो देखो, अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है कि तुम रशिया से चीजें खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उनसे नहीं खरीद रहे, तो इस कारण भी वो अपोज करता है। पर दुनिया में उन्होंने अब किसी चीज का तो वो लेना है ना, सहारा लेना है बोलने के लिए, तो उन्होंने जिस चीज का सहारा लिया वो है आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, पहले इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बाकी चीजों के बारे में बताता हूं इसी के साथ में जुड़ी हुई। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपका एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जो आपके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रिवेंट करने के लिए बनी है। देखो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब है कि कंट्रीज के पास, सारी दुनिया में कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं पहुंचनी चाहिए जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। प्रोलिफरेशन रोकने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जो उसका रॉ मटेरियल है जिससे बॉम्ब बनना है, जो आपका जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम की सप्लाई को आप लिमिट कर दो। अगर यूरेनियम की सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो सारा के सारा आपका अपने आप ही वेपन्स लिमिट हो जाएंगे। अगर किसी कंट्री के पास यूरेनियम ही नहीं है तो बॉम्ब अपने आप नहीं बना पाएंगे। तो होता क्या है दुनिया में, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, अब फिर ऐसे तो हम किसी को भी ना दे रॉ मटेरियल जिनके पास है। देखो, फिर आपकी दो टाइप की कंट्रीज में फर्क किया गया। ये आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सबसे पहले डिवीजन वो की गई कि कौन सी कंट्रीज हैं जिन्हें माना जाएगा कि वो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर कंट्रीज यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो स्टेटस सिर्फ आपके P5 को मिला हुआ है। ठीक है, कौन सी? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ये 5 को न्यूक्लियर पावर माना जाता है, बाकी सबको नॉन न्यूक्लियर पावर माना जाता है। ये जो आपके नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, इनके अंदर अब क्या है, इन्हें जब ये एनएसजी ज्वाइन करते हैं, ये कंट्री सबसे पहले जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम सप्लाई करेंगे। किस चीज के लिए? पावर बनाने के लिए और हेल्थ, जैसे हेल्थ जहां आपके मेडिकल हेल्थ केयर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज होती है, और आपके पावर बनाने के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी टेक्नोलॉजी भी हम सर्व करेंगे। आप हमसे खरीद सकोगे फ्यूल्स, जो यूरेनियम है, जो रिजर्व्स है, वो दुनिया भर से खरीद सकोगे, पर इसके बदले आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। डिक्लेरेशन ये है कि तुम इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहीं पे भी वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं करोगे। अगर कहीं पे भी शक पड़ा कि आप वेपन्स बना रहे हो, आपकी सारी की सारी सप्लाई काटी जा सकती है। ठीक है, देखो, इंडिया ने आज तक 2 बड़े टेस्ट किए हैं न्यूक्लियर के। एक तो था आपका 1972 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तब आपके टेस्ट किया गया था, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था।
उसके बाद पोखरान में हमने बहुत बड़ा टेस्ट किया 1999 में, कारगिल से पहले। तो ये जो आपके 2 टेस्ट थे, इससे इंडिया एक प्रॉपर न्यूक्लियर पावर बन गया। पर इंडिया ने आज तक कभी भी एनएसजी को फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। इसी कारण देखो, क्योंकि एनएसजी का इंडिया पार्ट नहीं, इंडिया ने इस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन नहीं किया, इसी कारण यूएस से अपोज कर रहा था इंडिया को, कि मतलब रशिया को बोल रहा था, क्योंकि इंडिया एनएसजी का पार्ट नहीं है, आप इन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद फाइनली इसकी ना हमें रिलीफ भी बाद में, क्योंकि हमारे अमेरिका से पहले रिश्ते इतने अच्छे कोई नहीं होते थे, वो पाकिस्तान की साइड लेता था। 2000 आते आते हमारी अमेरिका के साथ रिश्ते इंप्रूव होने लगे। 2008 में जाके जब आपके मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब हमें पहली बारी एनएसजी से ना रिलीफ प्रोवाइड करवाई थी, वो भी अमेरिका ने ही करवाई थी। अब देखो, जहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट होता है वहां पे फिर अमेरिका साथ भी देता है। हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाई कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीद सकें, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल खरीद सकें, यूरेनियम खरीद सकें। तो आज भी हम एनएसजी के मेंबर नहीं हैं, हमें सिर्फ एग्जेम्पशन मिली हुई है कि हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी दुनिया भर से ये टेक्नोलॉजी और ये चीजें खरीद सकते हैं। इसी के चलते हुए जापान से भी हमने टेक्नोलॉजी ऑर्डर की है, अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी ऑर्डर की है, वो इसी के चलते हुए, क्योंकि ये पार्टनरशिप ऐसी, ठीक है। क्लियर है? एनएसजी का पूरा पर्पस ही है कि अगर टेक्नोलॉजी लिमिट कर दोगे, वो बंदे वेपन भी नहीं बना पाएंगे, तो अपने आप वो स्प्रेड रुक जाएगा, ठीक है। एक और भी ऐसी ही ट्रीटी एग्जिस्ट करती है जिसे कहते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि तुम यूरेनियम से वेपन्स बनाने लगे हो। यूरेनियम का सिर्फ, ये ट्रीटी भी यही कहती है कि यूरेनियम का सिर्फ पीसफुल यूज प्रमोट किया जाए। एनपीटी तो बनी ही इंडिया के खिलाफ थी। इंडिया ने जब वो स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसके बाद दुनिया में एनपीटी बनी कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी को लिमिट करना जरूरी है। इंडिया ना एनपीटी का सिग्नेटरी है और ना इस ग्रुप का पार्ट है। इंडिया ने 2014 और 15 में ना 2-3 बारी कोशिश की कि हम एनएसजी के मेंबर बन जाएं एग्जेम्पशन के साथ, हमें भी रिकॉग्निशन मिल जाए। पर हमारी मेंबरशिप को अपोज करता है चाइना, क्योंकि चाइना कहता है अगर आप इंडिया को एग्जेम्पशन देके एनएसजी का मेंबर बना रहे हो, फिर तो ऐसे सेम पाकिस्तान भी पड़ता है, पाकिस्तान को भी बनाओ। पर बाकी सारे देश पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नहीं माना जाता, और यहां पे इंडिया को माना जाता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। पर चाइना पाकिस्तान की साइड लेता है, इस कारण ना पाकिस्तान इसका मेंबर है, ना इंडिया इसका मेंबर है। क्लियर है? ठीक है। ओ सॉरी, एनएसजी बनाया गया था इंडिया के रिस्पॉन्स में 1974 में। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एनपीटी नहीं, एनएसजी बनाया गया था, ये इंडिया के रिस्पॉन्स में ही बनाया था। तो इसी की मेंबरशिप हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है? तो एनपीटी उससे पुरानी ट्रीटी है, ये उसके बाद ही ग्रुप बनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड आपका करंट अफेयर है एक आपकी आर्मी एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, अभी कंक्लूड होके हटी है। ये धर्मा गार्डियन, देखो ये आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो धर्मा गार्डियंस है ये किन देशों के बीच में आपकी एक्सरसाइज है? तो ये इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है। तो इंडिया और जापान मिलके एक्सरसाइज करते हैं। देखो ये एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसी भी आर्मी को हमेशा ये चेक करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है कि वो कितने एफिशिएंट है। एफिशिएंसी में अपने आप में एक्सरसाइज करते रहोगे। देखो तुम जैसे कि लेट्स सपोज कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, अपने ही कॉलेज के अंदर या अपने ही स्कूल के अंदर गेम्स खेलते रहोगे, तुम्हें तो लगेगा तुम बेस्ट हो। जब किसी और से मुकाबला होगा तब हारोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, ठीक है, तब कंपटीशन अलग लेवल का चला जाता है ना, तब वो इंप्रूवमेंट एक्चुअल इंप्रूवमेंट होती है। तो इसी के चलते हुए इस तरीके से पूरी दुनिया में, ताकि जो हमारे फ्रेंडली आर्मीज हैं, एक तो हम उनसे मैचेस ऐसे करते हैं ताकि हम अपनी
स्किल इंप्रूव कर सके, दूसरे से कुछ सीख सके, अपनी गलतियों से सीख सके। प्लस हम ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि लेट्स सपोज हमें कल एक साथ एलाइज बन के किसी वॉर में जाना पड़ा, अगर इंडिया और जापान की आर्मी को किसी लड़ाई में एक साथ लड़ना पड़ा, हमें पहले से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश्ड हो कि हमने सारा काम करना कैसे। अगर हमें वो आता होगा हम सारा का सारा काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, एक्सरसाइजेज लगातार पेपरों में आते रहती हैं कि आज ये हुई है, ये हुई है, ये हुई है। तो धर्मा गार्डियंस आपकी इंडिया जापान की एक्सरसाइज है। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं? ठीक है। इस बारी इस टेक्नोलॉजी में क्या यूज हुआ है, देखो इस बारी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इन एक्सरसाइजेस में हमने यूज करके देखा। देखो ये आपका इवॉल्विंग फील्ड है, और अभी जैसे रशिया यूक्रेन का इश्यू दिख रहा है, उसके अंदर भी ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस दिख रही है कितनी है। रशिया एक्टिवली ड्रोन्स को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा, तो अपने आप में वो कमी दिख रही है, पर आपके यूक्रेन सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स को यूज कर रहा है, तो उन्हें काफी सारी चीजें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रोन्स पूरी वॉरफेयर के आजकल गेम को ही चेंज कर रहे हैं। इस कारण इन्हें यूज करना और इनके एंटी टेक्नोलॉजी को यूज करना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से तुम डिप्लॉय करते हैं, तो अब धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिसेस भी तुम देखोगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज ऊपर वाले करंट अफेयर में बताना भूल गया, देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्यों अपने आप में, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही रिस्की है। क्यों रिस्की है? देखो हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन से? फिजन रिएक्शन और आपका फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन वो है जो आपके सन के ऊपर भी होता है। ये फ्यूजन ये आपके सन के ऊपर अक्कर होता है। हमारे ज्यादातर जो बॉम्ब्स बने हुए हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो इस रिएक्शन से काम करते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना है, यानी कि दो आपके छोटे एटम्स थे, वो आपस में आके जुड़ेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब ये फॉर्म करते हैं, ये आपस में एनर्जी रिलीज करेंगे। यही एनर्जी जो होती है वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, यहीं से इसी तरीके से वो काम करती है। तो सन के ऊपर क्या हो रहा होता है कि जो आपके दो हाइड्रोजन है वो जुड़ के हीलियम बना रहे होते हैं। ठीक है, अपने आप में ये एनर्जी जो है ये रेडियो एक्टिव फ्री है, यानी कि इससे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आती। तो ये डायरेक्टली अगर तुम इसके कांटेक्ट में आओगे तो कोई भी तुम्हारी स्किन या तुम्हारी बॉडी को हार्म नहीं होता। फिजन में क्या होता है कि यहां पे एक मॉलिक्यूल आगे दो छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक होता है। यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट है, वो तभी जब आगे ब्रेक डाउन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी से हम बॉम्ब्स भी चलाते हैं और इस एनर्जी से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी चलाते हैं। पर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इनमें से आपकी रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस करती क्या होती हैं? लेट्स सपोज कोई भी एक आम इंसान इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाता है, तो होता क्या है, लेट्स सपोज कोई भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आ गया, हमारे जो बॉडी के सेल्स है ना, हमारे बॉडी के सेल्स ना ब्रेक होने शुरू होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल वॉल होती है, पहले तो सेल वॉल टूटनी शुरू हो जाती है। सेल वॉल टूट गई तो अंदर का जितना भी सेल का मटेरियल वो सारा गलना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन जब इस रेडियो एक्टिविटी मटेरियल के कांटेक्ट में रहता है ना, जहां पे भी रेडियो एक्टिविटी फैली हुई है, धीरे धीरे क्या होगा, कुछ ही घंटे में उसे लगने लगेगा वो बहुत ही बीमार है, ठीक है, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब कुछ आने लग जाएगा। क्योंकि अंदर हो क्या रहा है कि सारे के सारे ऑर्गन सेल से बने हैं ना, अगर सेल खत्म होने लग गए तो ऑर्गन्स फेल होने लग गए, और कुछ ही घंटे में, अगर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कुछ ही घंटे में मौत आ जाती है, क्योंकि बॉडी ही फेल हो जाती है। ठीक है, इस कारण हम जो इसे यूज करते हैं, देखो ये इसका रिस्क है। रिस्क इस तरीके से भी है क्योंकि ये जो फिजन है, फिजन का जो फ्यूल यूज किया, जैसे आपने यूरेनियम को यूज किया, यूरेनियम के फ्यूल के बाद जो वेस्ट रह जाएगा, ये 100% क्लीन एनर्जी नहीं है, इसका पीछे वेस्ट हमेशा रहता होता है। अब जो पीछे वेस्ट रह गया, वेस्ट हमेशा रेडियो एक्टिव होता है।
और ये वेस्ट ऐसा होता है जिसे अपने आप, देखो हर चीज धीरे धीरे आपकी खत्म होती है, बायोग्रेड हो जाती है, देखिए अपने आप सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अब इससे खत्म होने के लिए ना 1200 साल के करीब चाहिए एक फ्यूल को, तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा पीरियड है। अब ऐसे खतरनाक चीजों को जिसे खत्म होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, कहीं तो रखना पड़ेगा। अगर मैं नेचर में फेंक दूंगा, नेचर तो सारी पॉइजनस हो जाएगी। ओरिजिनली हुआ क्या था, ये जो आपकी वर्ल्ड पावर है, अमेरिका जैसी कंट्रीज, इनके साथ ये कर भी क्या रही थी, अमेरिका न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाता था जब स्टार्टिंग में, इसकी समझ अभी कम थी, न्यूक्लियर वेस्ट सारा समुद्र के अंदर फेंक देते थे। समुद्र के अंदर हुआ क्या कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर, जो फिशेस हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आने लगी। 3 आंख वाली फिश, ऐसी फिश जिसके कोई फिन ही नहीं है, ठीक है। अब वो फिर मछली करेगी क्या जिसके आसपास फिन ही नहीं आए हैं, तो बस अपने आप में सारा की सारी चीज ही खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ये जो आपकी चीज है, इसके चलते हुए आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है ये बहुत ही खतरनाक है। तो फिर होता क्या है, इस वेस्ट को रखने के लिए हमें अंडरग्राउंड चेंबर बनाने पड़ते हैं। हमें जमीन के नीचे पूरे कंक्रीट के अलग चेंबर्स बनाने रखने पड़ते हैं, ताकि एक तो ये किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आ जाए और वहीं पे धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो ये अपने आप में एक और महंगा एक्सपेंस है। इसी कारण ये जो सारे खतरे हैं कि रेडियो एक्टिविटी फैल सकती है, कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट प्लांट के अंदर भी तो हो सकता है, ठीक है, उससे भी जाने जा सकती हैं और रेडियो एक्टिविटी बहुत सालों के लिए फैल जाएगी। फिर इसे स्टोर करके रखना जो इसका वेस्ट बन गया, ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण ना, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे छोड़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन्हें संभालने पे जितना खर्चा है उससे ज्यादा बेटर है हम और ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज अब जो आनी शुरू हो गई हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनकी तरफ फोकस करें, वहां से एनर्जी बनाए, वहां से ज्यादा स्कोप है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, क्लियर है। तो आज यही 2 करंट अफेयर थे, बाकी तो आपके इलेक्शन हैं। 4 स्टेट्स में बीजेपी किसी ना किसी टाइप से रिटेन कर गई है, गोवा में मेजॉरिटी नहीं आई है, पर एक आधी सीट की कमी है, वो तो किसी के साथ अलायंस बन के, मतलब सरकार बीजेपी की बन जाएगी, एक आधी सीट की उन्हें कमी रह गई है, वो तो फिर कहीं ना कहीं से किसी के साथ अलायंस बनी जाएगी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, उन्हें ज्वाइन करवा लेंगे जैसे भी। तो 4 स्टेट्स वो जीत गए, 1 स्टेट आम आदमी पार्टी जीत गई है, तो बस बाकी तो आपका सारा न्यूज़पेपर इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था। मेन जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो यही थे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।